हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, जिससे मिलेंगे आपको ये इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले मैं बता दूँ आज की अब वीडियो हम करेंगे क्या। तो आज की वीडियो हम करेंगे 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्प प्रश्न जो बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, और उसी के साथ हमारे पास OMR सीट, जिसे भी आज हम भरना सीखेंगे। कैसे कैसे भरते हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है अनुक्रमांक, मतलब कि यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर डालना है अंकों में। तो जैसे कि मेरे पास एक पेपर है 2022 का, इसमें रोल नंबर लिखा हुआ, तो मैं भी यहाँ रोल नंबर लिख देता हूँ एक। ठीक है, तो जो भी आपका रोल नंबर हो यहाँ पर अपना रोल नंबर लिख देना है। फिर नीचे वाले में अंकों में एवं शब्दों में, यानी कि या तो अंकों में जो आपने लिखा है, जो अंक दिए उनका शब्दों में लिखना है अपना रोल नंबर। तो लिखा हुआ 1, 2, 2, 0, 3, 1, 5। जैसा भी आपका रोल नंबर हो ऐसे यहाँ पर अपना रोल नंबर लिख देना है। ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर दिखा देता हूँ। ठीक है। उसके बाद लिख रहा है परीक्षा का दिन एवं तिथि, यानी जो आपका परीक्षा का दिन होगा या तिथि होगी वो लिखनी है, दोनों। तो परीक्षा का दिन मैं मान लेता हूँ सोमवार है, और डेट मान लेता हूँ 24 नवंबर है 2022। ये आपको यहाँ पर डेट लिख देनी है, जिस डेट आपका पेपर होगा। उसके बाद है केंद्र संख्या का नाम। जो आपकी जो केंद्र संख्या है उसका, जो आपका जहाँ पर भी केंद्र पड़ेगा उसका आपको यहाँ पर नाम लिखना है। तो केंद्र संख्या का नाम मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे जटपुरा, यहाँ पर मेरा केंद्र पड़ा था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर कहेगा इसमें विषय कोड व नाम, यहाँ पे सब्जेक्ट जो होगा सब्जेक्ट का कोड और उसका नाम लिखना होगा। तो इधर साइड दे रखा है ये है सब्जेक्ट का कोड। तो पहले मैं सब्जेक्ट कोड लिख देता हूँ। तो सब्जेक्ट कोड है यहाँ पर 825BY, ये हो गया सब्जेक्ट कोड। और विषय का नाम पूछे तो विषय का नाम क्या है यहाँ पर, सामाजिक विज्ञान। उसके बाद है अभ्यर्थी का नाम, मतलब कि यहाँ पर अपना नाम लिखना है। तो यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ, आर्यन राजपूत। ठीक है, तो उसके बाद है पिता का नाम लिखना है। यहाँ पर जो भी आपके पिता का नाम हो यहाँ पर लिखना है। फिर है विद्यालय का कोड व नाम। ठीक है, आपको एक अपने विद्यालय का कोड मिलेगा और उसी के साथ साथ अपने विद्यालय का यहाँ पर नाम लिख देना, जैसे कोई भी सही नाम, BK पब्लिक स्कूल। और जो कोड मिलेगा आपको यहाँ पर अपना कोड लिख देना है। तो ये तो हुई इसकी एंट्री की बात। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरह की OMR सीट मिलेगी। तो इसे भरने का सही तरीका क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। तो इधर साइड दिए हुए हैं सम एग्जाम्पल्स ऑफ रॉन्ग क्रैक्स वे ऑफ मार्किंग एज फॉलोज। तो यहाँ पर कुछ रॉन्ग मेथड दिए हुए हैं और कुछ करेक्ट मेथड दिए हुए हैं। वो तो यहाँ आपको रॉन्ग मेथड दिए हुए हैं, जैसा कि ये पहला है, यहाँ पर कहीं पर राइट लगा दिया और रॉन्ग लगा दिया, ये आपका रॉन्ग मेथड है। आपको कहीं पर भी टिक नहीं करना है, कहीं पर भी रॉन्ग नहीं करना है। सेकंड मेथड में आपने कहीं टिक कर दिया ना, आपको टिक करना है यहाँ पर।
थर्ड मेथड रखा, कहीं राइट का निशान लगा दिया और कोई फिल कर दिया, तो आपको ये भी नहीं करना है। फोर्थ है, आपने किसी में बॉक्स बना दिया, बॉक्स भी नहीं बनाना है, नहीं किसी में रॉन्ग लगाना है, नहीं, यानी कि एग्जैक्ट आपको कुछ भी नहीं करना है, खाली वो जो गोले होंगे वो खाली आपको फिल करने होंगे। दिया हुआ साइड में करेक्ट मेथड्स क्या हैं, जैसे मान लीजिए कोई पहला प्रश्न है, उसका आंसर है फर्स्ट ए है, तो आपको ए गोला पूरा फिल कर देना है। अगर दूसरे का है बी, तो बी गोला पूरा फिल कर देना है, जैसे कि आपके आंसर होंगे वैसे आपको फिल कर देना है। ठीक है, तो ये रही हमारी OMR सीट जहाँ पर हमें आंसर फिल करने हैं। तो ये तो रही आपकी वो बातें कि आपको ये भरना कैसे है, आपकी एंट्री हुई यहाँ पर। तो ठीक है, तो चलिए तो शुरू करते हैं। तो क्लास 10th के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बहुविकल्प। तो पहला है, पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था। तो इसका मतलब ये है कि पुनर्जागरण युग का दोबारा से उदय किस देश में हुआ था, उसका आपको नाम बताना है। तो पहला है रोम, बी है इटली, सी है ब्रिटेन और डी है अमेरिका। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से। तो इसका राइट ऑप्शन होगा इटली। तो ठीक है, हमारा पहले का है बी। तो इसे यहाँ पर हमें दिख रहा है पहला, और इसके जो बी है उसको ब्लू या ब्लैक पेन कोई सी यूज़ करते हैं, लेकिन रेड या और कलरफुल पेन आपको यूज़ नहीं करनी। तो बी को फिल कर देते हैं। ये हमने बी फिल कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद है दूसरा, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था। तो आपको बताना है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ सबसे पहले किस देश में हुआ था। तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है किसी अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, क्या कहलाती है, राष्ट्रवाद कहलाती है। तो जल्दी से बताइए कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ था सबसे पहले। तो आपके ऑप्शन है जर्मनी, बी है इटली, सी है फ्रांस, डी है भारत। जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन है फ्रांस, तो मतलब कि सी। तो दूसरे का सी बनना है, तो दूसरा ये रहा और सी ऑप्शन इसका ये रहा। तो ये हमने फिल कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद है थर्ड, फ्रांस की क्रांति हुई थी। आपको बताना फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, किस सन में हुई थी। ठीक है, तो ए है 1788 ईस्वी में, बी है 1789 ईस्वी में, सी है 1790 ईस्वी में और डी है 1787 ईस्वी में। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए। जी हाँ, इसका सही आंसर है 1789 ईस्वी में। ठीक है, फ्रांस की पहली, यानी कि फ्रांस में पहली क्रांति हुई थी। तो कौन सा, थर्ड का बी। तो मैं थर्ड का बी ऑप्शन फिल कर देना है। ये मैंने फिल कर दिया। उसके बाद है फोर्थ, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। आपको बताना है जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, सबसे महत्वपूर्ण कार्य या योगदान किसका रहा था। तो ए है गैरिबॉल्डी, बी है ओटो वन बिस्मार्क, सी है नेपोलियन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से अपना आंसर बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन है ओटो वन बिस्मार्क। जर्मनी का जो एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी, ओटो वन बिस्मार्क ने, इसलिए इन्हें जर्मनी के एकीकरण का जनक भी कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया बी, तो फोर्थ का बी। ये हमने फिल कर दिया। पांचवा था, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी। आपको बताना कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी। तो आपके ऑप्शन है 1815 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में,
1848 ईस्वी में या 1871 ईस्वी में, जल्दी बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन है सी। 1848 ईस्वी में क्या हुआ था, फ्रांस में गणतंत्रता की घोषणा हुई थी। तो मतलब कि फिफ्थ का है सी, तो इसमें फिफ्थ का सी ऑप्शन भरना है। और उसके बाद है सिक्स, फ्रेडरिक सॉरी कौन था? जो फ्रेडरिक सॉरी हो कौन था आपको बताना है। तो ऑप्शन है ए, एक फ्रांसीसी कलाकार था, बी, एक राजा था, सी, ब्रिटिश सम्राट था, या डी, भारतीय कलाकार था। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, फ्रेडरिक सॉरी कौन था, एक फ्रांसीसी कलाकार था जिसने 1848 ईस्वी में 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। तो सिक्स का हो जाएगा ए, तो इसमें आपको 6 का ए बनना है। ध्यान रखिए कि कंप्लीट भरा जाए, कहीं से थोड़ा बहुत खाली ना रहे और इसके सराउंडिंग में ही रहे, ठीक है। उसके बाद 7, यंग इटली सोसाइटी की स्थापक कौन थे, आपको ये बताना है। जो यंग इटली सोसाइटी थी उसके उसकी स्थापना किसने की थी? तो पहला है गैरिबॉल्डी, बी है बिस्मार्क, सी है कापूर और डी है मेजनी। तो इनमें से आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन है मेजनी ने यंग इटली की स्थापना की थी सन 1832 ईस्वी में। 1832 ईस्वी में मेजनी ने यंग इटली की स्थापना की थी। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया डी, तो 7 का डी भरना है। ये भर दिया। उसके बाद है 8 है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस लौटे थे? तो आपके ऑप्शन है ए, 1914 में, 1915 में, सी 1916 में और डी है 1919 में। तो आपको बताना है कि महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस सन में लौटे थे। तो इसका राइट ऑप्शन है 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। तो 8th का बी बनना है हमें, तो 8th का बी। ठीक है। और उसके बाद है 9th कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? जल्दी से, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसे जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका अपना आंसर दीजिए। तो ए है भगत सिंह, बी है सुभाष चंद्र बोस, सी है महात्मा गांधी और डी है चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, महात्मा गांधी ने। तो इसमें बढ़ देते हैं 9th का सी। ये हमने पढ़ दिया। 9th जो आता है 10th, तो इसमें है 7वीं अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है 1920 में, 1930 में, 1940 में या 1947 में। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, 1930 में 7वीं अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। तो 10th का हमें बनना है बी। इलेवंथ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1832 ईस्वी में, बी है 1884 ईस्वी में, सी है 1885 ईस्वी में और डी है 1886। सॉरी, तो 11वां है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ए है 1882 ईस्वी में, बी है 1884 ईस्वी में, सी है 1885 ईस्वी में और डी है 1886 ईस्वी में। तो इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। तो 11th का बनना है आपको सी, तो 11th का सी बनना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में 1885 ईस्वी में हुई थी। तो ये मैंने भर दिया। उसके बाद है चोरा चोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन है
1922 में, 1924, 1925 में या फिर 1930 में? तो इसका राइट ऑप्शन है 1922 में। क्या हुआ था? चोरी चोरा कांड हुआ था, जिसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। तो 12th का आएगा ये फिल कर दिया। 13 है, रोल एक्ट कब पारित हुआ था? ठीक है, रोल एक्ट क्या था? जो ये 1919 में पारित हुआ था। सबसे पहले तो ये 1919 में पारित हुआ था। मतलब कि ये रोल एक्ट एक नियम था जिसमें क्या था कि कोई भी अंग्रेज किसी भारतीय पे अगर उन्हें ये महसूस रहा कि क्रांतिकारी है, तो उस पर बिना किसी वारंट के, बिना किसी की परमिशन के उस पर गोली चला सकते थे। तो इस समय अंग्रेजों का जनरल था, उसका नाम था जनरल डायर, जिसने क्या किया था? सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड किया था। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, तो प्लेक्ट समझ में आया? क्या था? एक कानून था, इसे अंधा कानून भी कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ था? अंधा कानून या काला कानून, इसमें कोई भी अंग्रेज किसी भी भारतीय व्यक्ति पर अगर शक हो रहा था कि वो क्रांतिकारी है, तो उस पर किसी की बिना परमिशन के उस पर या तो उसे अरेस्ट कर सकता था या उसे जान से मार सकता था। ठीक है, तो 13 का है हमारा बी ऑप्शन। ये भर दिया। फिर आता है 14, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? तो एक साइमन कमीशन बनाई गई थी कि जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था उसकी जांच करने के लिए कमीशन आई थी। साइमन कमीशन भारत में आई थी। तो ये कब आई थी? ये 1928 में आई थी। ठीक है, तो इसका नाम साइमन कमीशन इसलिए रखा गया कि जो इसके मुख्य लीडर थे उनका नाम था साइमन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा 14 का डी। 14 का डी। उसके बाद है 15, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया था? तो ये तो हमें पता चल गया कि असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया था और कब लिया गया था। तो असहयोग आंदोलन चोरा चोरी कांड हुआ था कब? 1922 में। अभी हमने ऊपर ही पढ़ा कि चोरा चोरी कांड 1922 में हुआ था, और इस कांड की वजह से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। लेकिन असहयोग आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? तो ऑप्शन है 1919 में, 1918 में, 1917 में, 1920 में। तो इसका राइट ऑप्शन है 1920 में। क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था और इसका एंड हुआ था 1922 में चोरा चोरी कांड के कारण। तो 15वें का हमें बनना है डी। तो 15वें का हमें बनना है डी। तो आपको बोर्ड एग्जाम में केवल 20 क्वेश्चन आएंगे OMR सीट में भरने के लिए, लेकिन इसमें दिए हुए 60 क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें, तो ये हम भरेंगे और बाकी के उन पर टिक लगा देंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। तो उसके बाद है 16, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? तो इसमें आपको बताना है वंदे मातरम जो गीत है उसके लेखक कौन थे। तो ए ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वराज पॉल या पंडित नेहरू। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो इसका राइट ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, जो है वो वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है उसके लेखक हैं। और जल्दी से बताइए राष्ट्रीय गान जन गण मन के लेखक कौन है? तो पहले मैं से बता देता हूँ, आप जल्दी से कमेंट बता दीजिए। 16 का है ए। तो हाँ, आपने सही जवाब दिया कि जनगण मन जो है उसके जो लेखक हैं वे हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो उसके बाद है 17, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपको ये बताना है। तो ये है स्वराज पॉल, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू। जो हिंद स्वराज एक नामक पुस्तक है उसके लेखक कौन है आपको बताना है। तो इसमें आपसे ऑप्शन दिए गए हैं स्वराज पॉल, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू।
तो इसका राइट ऑप्शन है महात्मा गांधी ने हिंदी स्वराज पुस्तक लिखी थी 1909 में, जो आई थी हिंदी स्वराज पुस्तक। ठीक है, 17 का बनना है सी, तो 17 का बनना है सी। ठीक है, उसके बाद है 18, भारतवर्ष आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह जो सत्याग्रह आंदोलन था वो कहाँ किया था? तो ऑप्शन है चंपारण, बारडोली, अहमदाबाद, डी है खेड़ा। तो इसका राइट ऑप्शन जल्दी से बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन है चंपारण में गांधी जी ने सबसे पहले आकर, तो 1915 में आए थे, 1916 में उन्होंने क्या किया, सत्याग्रह चला दिया। कहाँ पर? चंपारण में। तो 18 आएगा, ए इज़ द राइट ऑप्शन। तो 18 का ए जो हो जाएगा वो सही ऑप्शन है। एटीन के बाद है 19, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? और ये महामंदी क्या बोला है? तो महामंदी का मतलब है, एक तो सुनोगी मंदी, मंदी वैसे आज तो महंगाई बहुत चल रही है अब तो, लेकिन मंदी क्या होती है? कोई चीज़ है उस पर रेट गिरते जाना, गिरते जाना, गिरते जाना, गिरते जाना, और एक टाइम ऐसा हो जाए कि उसके रेट इतने गिर जाएं कि वो चीज़ बेकार जाने लगे, तो कहलाती है महामंदी। तो एक बार ऐसी ही महामंदी आई थी, तो आप बताना वो महामंदी कब आई थी? तो 1919 में, 1920 में, 1934 में या 1929 में? जल्दी से इसका राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, 1929 में पहली प्रारंभ महामंदी आई थी 1929 में। तो राइट ऑप्शन है डी इसका, 19 का डी इज़ द राइट ऑप्शन। 1929 में क्या हुआ था? महामंदी का प्रारंभ हुआ था। अब महामंदी भी आ गई, तो अब इसका सबसे बुरा प्रभाव किस पर पड़ता है वो देख लेते हैं। तो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा? ए जापान पर, बी है फ्रांस पर, सी है अमेरिका पर, डी है ब्रिटेन पर। तो इसका सीधा सा आंसर है जो ज़्यादा उत्पाद कर रहा होगा, ठीक है ना, जो ज़्यादा उत्पाद कर रहा होगा, सबसे बड़ा प्रभाव जब महामंदी आई तो उसी पर पड़ेगा। तो इसका राइट ऑप्शन है क्या? हाँ, अमेरिका। अमेरिका इसका राइट ऑप्शन है। 20 का आएगा सी, 20 का सी। ठीक है, तो इससे आगे चलने से पहले आपको एक मैं बोनस टिप देना चाहूँगा, एक बोनस वीडियो के बारे में बताना चाहूँगा। जो भी इस वीडियो को सब्सक्राइब करेगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करेगा उसे मिलेगी एक बोनस वीडियो। हाँ, तो जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि ये मैप के जो जितने भी प्रश्न हैं, जो भी आते हैं इस पर आधारित जो मानचित्र पर प्रश्न आते हैं, उन सब की एक मैं आपको वीडियो दूंगा। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो हर बोर्ड में आ रहे होंगे, उनके मैं आपको प्रश्न उत्तर और साथ में भरना भी सिखाऊंगा कि कैसे भरे जाते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं आगे फिर, ठीक है। तो उसके बाद है 21, 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। तो आप बताना, जब 8वीं शताब्दी थी तो उसमें विश्व का यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार का केंद्र कहाँ पर था? एक यूरोप, बी अमेरिका, सी अफ्रीका और डी है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो जल्दी से बताइए और ये बताना कि आप कौन सी, जल्दी बताइए। ए है यूरोप, बी है अमेरिका, सी अफ्रीका और डी है ऑस्ट्रेलिया। हाँ, तो मैं कुछ कह रहा था। हाँ, आप ये बताना कि आप कौन से महाद्वीप पर रहते हो, जल्दी से कमेंट में, ठीक है। तो इसका तो राइट ऑप्शन है यूरोप। यूरोप क्या था? 18वीं शताब्दी में विश्व का सबसे बड़ा केंद्र था। तो 21 का बनना है हमें ए, तो 21 ए। आपको इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है बनने की, ये आपको या 2 या 3 रुपए की मिल जाती है किसी बुक सेलर से, आप इसे लेकर आ सकते हो, ठीक है। तो 22 है, निम्नलिखित में से किन देशों के वर्ग को केंद्रीय शक्ति कहा जाता था? आपको यहाँ पर कुछ देश दिए गए हैं, उनमें आपको बताना है कि केंद्रीय शक्ति के नाम से किन देशों को जाना जाता था। तो ए है जर्मनी, रूस, फ्रांस,
जर्मनी, रूस या फ्रांस, इन तीनों के समूह को, या जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी या ऑटोमन टर्की। और सी है रूस, जर्मनी, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए कि केंद्रीय शक्ति के नाम से किन्हें जाना जाता था। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, ऑटोमन टर्की के जो ये देशों का समूह था, इसे केंद्र शक्ति के नाम से जाना जाता था। 22 का नाम है बी, 22 बी। उसके बाद है नवीनकरण योग्य संसाधन है। नवीनकरण योग्य संसाधन का मतलब है हम जिन्हें एक बार यूज़ कर लें, हम उन्हें पुनः प्राप्त कर सकें। ठीक है, पवन ऊर्जा, वन, जल, ये सभी। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट में कीजिए। तो पवन ऊर्जा को हम दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं, हमने यूज़ कर दिया, हम पवन ऊर्जा दोबारा से बना सकते हैं। वन, अब वन हमने काट दिए तो हम दोबारा से वन उगा सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा ये सभी। तो 23 का बनना है हमें डी, 23 का डी। ठीक है, भारत के मैदानी क्षेत्र का क्षेत्रफल है। इसका मतलब ये है भारत में जितना भी जो मैदान उसका क्षेत्रफल बताना कितना है। तो ए है 43, बी है 30%, सी है 27%, डी है 46%। जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन है 40%। भारत के जो मैदानी क्षेत्र हैं उनका क्षेत्रफल है वो भारत के हिसाब से 40% जो है वो खाली मैदानी क्षेत्र है। तो 24 का बनना है मैं डी, 24 डी। ठीक है, कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी होती है। कपास, आप कपास जानते हो, कपास मतलब कि रुई जो होती है उसकी खेती अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए आपको सबसे अच्छी मिट्टी जो होगी वो कौन सी होगी। तो ए है काली मिट्टी, बी है लाल मिट्टी, सी है जलोढ़ मिट्टी, डी है लेटराइट मिट्टी। जल्दी से अपना आंसर बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन है काली मिट्टी। काली मिट्टी जो होती है वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है किसके लिए, कपास के लिए। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है 25 का ए, 25 का ए। उसका है 26, पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। मृदा अपरदन क्या होता है तो उससे पहले, तो मृदा अपरदन होता है मिट्टी का नुकसान होना। अब ये मान लीजिए, अब आपकी जो मिट्टी है उपजाऊ मिट्टी, ऊपरी परत उपजाऊ होती है, वो एक जगह से बहकर या कटकर या उड़कर दूसरी जगह पर चली जाए तो क्या हुआ, मिट्टी का नुकसान हो रहा है आपको। उपजाऊ मिट्टी जो है वो कहीं और जा रही है आपके खेत में से, तो इसे क्या कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। तो ए है पवन, बी है हिमनद, सी है जल, या डी है ये सभी। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है कि मृदा अपरदन जो है, मिट्टी का जो नुकसान है वो किस किस चीज़ से हो सकता है। हवा से, हिमनद से हो सकता है, पानी से भी हो सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, ये सभी। तो 27 का हमें बनना है डी, सॉरी 26 का बनना है हमें डी, 26 का डी बनना है। उसके बाद 27, निम्नलिखित में से कौन अजीवीय संसाधन है। तो अजीवीय, तो अजीवीय को छोड़ो, सबसे बता जैव। जैव क्या होता है, कोई जीवित वस्तु। अजैव मतलब कि जो जीवित ना हो। तो निम्नलिखित में से अजैव मतलब ये जो जीवित वस्तुओं से ना लिया गया हो वो संसाधन आपको बताना है। तो चट्टाने, बी पशु, सी पौधे, डी मछलियाँ। तो जल्दी से अपना आंसर बताइए। तो इसका ऑप्शन है ए चट्टाने, क्योंकि चट्टाने जैव नहीं है, वो क्या है, अजैव है। पशु जैव है, पौधे भी जैव है और मछलियाँ भी जैव है, लेकिन चट्टाने क्या है, वो अजैव हैं क्योंकि उनमें कोई जीवन नहीं है। ठीक है, तो 27 का है ए, 27 का आपको बनना है ए। ट्वेंटी 28, भूमि एक संसाधन है। मतलब कि भूमि जो है, अब धरती वो किस प्रकार का संसाधन है, प्राकृतिक मतलब कि भगवान की देन है,
मानव निर्मित या मानव ने बनाई है, सौर ऊर्जा निर्मित या सूर्य की या सूर्य की जो ऊर्जा है उससे निर्मित है, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी ऑप्शन बताइए, क्या भूमि मानव ने बनाई है, सौर ऊर्जा से बनी है, नहीं ना, तो क्या है वो प्रकृति की देन है, क्या है प्राकृतिक संसाधन है। तो 28 का बनना हमें ए। उसके बाद 29, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। तो आपको बताना है कि पंजाब जो है उसमें जो भूमि की कमी है, निम्नीकरण हो रहा है, उसका कारण क्या है। तो पहला है खनन क्रियाएं हो रही है, वनोन्मूलन हो रहा है, या अधिक सिंचाई हो रही है वहाँ पर, या अति पशु चरण हो रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, तो जल्दी से करिए। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, अति सिंचाई कारण क्या हो रहा है, वहाँ पर भूमि की निम्नीकरण हो रही है। 29 का है सी ऑप्शन, अधिक सिंचाई। 30 है लेटराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है। तो आपको बताना है जो लेटराइट मिट्टी होती है उसका रंग कैसा होता है। ए है लाल, बी है पीला, सी है काला, डी है भूरा। तो इसका राइट ऑप्शन है पीला, लेटराइट जो मिट्टी होती है उसका रंग पीला होता है। तो 30 का में बनना है बी। 31 है निम्नलिखित में से कौन सी लुप्त जाति है। लुप्त जाति मतलब कि जो लुप्त मतलब गायब हो जा रही है, जो बहुत कमी से या दिखाई नहीं दे रही हैं, ऐसी जाति कौन सी है आपको बताना है, जो लुप्त हो चुकी हैं वो जाति आप बतानी है। तो एशियाई चीता, निकोबारी कबूतर, एशियाई हाथी, या काला हिरण। तो इसका राइट ऑप्शन है एशियाई चीता क्या है, एक विलुप्त राशि है, लुप्त हो चुकी है वो बहुत कमी से दिखाई नहीं देती, ये मान लीजिए वो एशियाई चीता है। लुप्त का मतलब ये होता है। इसके बाद है तो इसका भर नाम है 31 का ए ऑप्शन। तो 31 का ए। फिर है 32, भारत में संकटग्रस्त पादप जाति में सम्मिलित है। पादप मतलब होता है पेड़ पौधे जो हों, और संकटग्रस्त मतलब कि जिन पर संकट आ रहा हो, वो लुप्त होना जो विलुप्त की कगार पर है, यानी कि वो गायब हो रही हैं। जैसे डायनासोर जो हुए वो लुप्त हो गए, ऐसे यहाँ पर कोई एक संकटग्रस्त है जो लुप्त होने की कगार पर है, एक पेड़ या पौधा है, वो आपको बताना। तो ए है आम, बी है सागौन, सी है शीशम, और डी है चंदन। तो चंदन का जो पेड़ है वो क्या है, विलुप्ति की वे, यानी कि विलुप्ति की कगार पे संकटग्रस्त पादप है वो। 32 का नाम है डी। चिपको आंदोलन संबंधित 33 है हमारा चिपको आंदोलन। चिपको मतलब चिपक जाओ। चिपको आंदोलन संबंधित किससे था। तो चिपको आंदोलन क्या था, चलो पहले इसका ऑप्शन बताना आपको, आंसर क्या है इसका। ए है मृदा संरक्षण, बी है वन संरक्षण, सी है जल संरक्षण, और डी है वायु संरक्षण। तो इसका राइट ऑप्शन है वन संरक्षण से। तो चिपको आंदोलन क्या हुआ करता था, पहले जब वनों को काटते थे तो कुछ लोग क्या करते थे, उन पेड़ों से चिपक जाया करते थे कि हम इन पेड़ों को नहीं काटने देंगे। तो वहीं से चिपको आंदोलन शुरू हुआ। तो 33 का बनना है आपको बी। और 34 है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क जो है वो किस राज्य, भारत के किस राज्य में स्थित है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क। तो ए है असम, बी है उड़ीसा, सी है पश्चिम बंगाल, डी है मध्य प्रदेश। तो इसका राइट ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो है वो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। तो 34 का बनना है हमें सी। कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। 35 है भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था। भूदान मतलब भूमि का दान करना, किसके लिए, पेड़ पौधों के लिए।
वो आंदोलन किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी ने, बी है पंडित नेहरू ने, सी है विनोबा भावे ने, डी है इंदिरा गांधी ने। जल्दी से राइट ऑप्शन बताइए अपना। तो इसका राइट ऑप्शन है विनोबा भावे। विनोबा भावे ने क्या किया था? भूदान आंदोलन, भूमि देने के लिए आंदोलन शुरू किया था। तो इसका राइट ऑप्शन है 35 का सी। 35 का सी। ये आपको बहुत केयरफुली बनने पड़ेंगे कि देखकर कहीं किसी और के ऑप्शन में तो हम आंसर नहीं लगा रहे। जैसे 35 मैंने 36 में लगाया था, ये आपको बहुत देख कर पढ़ने। तो 36 है, वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो वन्य जीव, जो वन्य जीवन के लिए जो जीव जंतु रहते हैं वनों में, उनके लिए कानून बनाया गया था, वो किस सन में बनाया गया था? तो ए है सन 1972 में, बी है सन 1974 में, सी है सन 1976 में, या डी है सन 1980 में। तो इसका आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए सन 1972। सन 1972 में क्या किया गया था? वन जीव अधिनियम लागू किया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन है ए। 36 का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ए। थर्टी सेवन है, सरिस्का बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है सरिस्का बाघ मतलब कि जो राष्ट्रीय पशु है बाघ, चीते की तरह, हाँ चीते और शेर की तरह जो मैच होता है वो बाघ होता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो सरिस्का बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में है, बी है मध्य प्रदेश में है, सी है राजस्थान में है, या डी गुजरात में है। तो इसका राइट ऑप्शन है राजस्थान में क्या है? सरिस्का बाघ रिजर्व स्थित है राजस्थान में। फिर है 37 का है सी। 37 सी। तो आज हम पूरे 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो। तो 38 है, सलाल बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ए है महानदी, बी है चिनावा, सी है सतलज, डी है कृष्णा। तो सलाल बांध जो है वो चिनावा नदी पर बना हुआ है, ठीक है। तो 38 का है बी। 38 का है बी। 39 है, महानदी पर हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? महानदी जो हीराकुंड बांध है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए वो है कहाँ पर। तो हीराकुंड जो है वो है उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा में, और किस नदी पर है? महानदी पर। तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पर? हीराकुंड, महानदी पर जो हीराकुंड बांध है वो कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। फिर है उत्तराखंड राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? तो उत्तराखंड में एक टिहरी बांध है। तो ये पूछ सकता था कि टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है। अब इसने यहाँ पूछा किस नदी पर स्थित है। तो ए है गंगा, बी है अलकनंदा, सी है मंदाकिनी, और डी है भागीरथी। तो इसका राइट ऑप्शन है भागीरथी। तो 40 का बनना है डी, और 40 का है डी। किस नदी पर है? टिहरी बांध भागीरथी नदी पर। राणा प्रताप सागर बांध निम्नलिखित में से किसके संबंध में है? तो आपको बताना राणा प्रताप सागर बांध जो है वो किससे संबंधित है? तो ए सौर ऊर्जा, जल विद्युत, पवन ऊर्जा, या परमाणु ऊर्जा। तो बहुत से लोग इसका राइट ऑप्शन लगाएंगे कि जल विद्युत। सीधी सी बात है, बांध है तो वो जल विद्युत ही बनाता होगा, लेकिन इसका राइट ऑप्शन है परमाणु ऊर्जा। तो राणा प्रताप सागर बांध जो है वो परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। तो 41 का बनना है डी। उसके बाद है 42, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन राज्य कौन सा है? तो आपको इसका राइट ऑप्शन बताना है कि भारत में सबसे ज़्यादा चाय कहाँ पर उत्पाद की जाती है, कहाँ बनाई जाती है। तो ऑप्शन है ए केरल, बी तमिलनाडु, सी पश्चिम बंगाल, या डी है असम। तो इसका राइट ऑप्शन है असम। असम में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन किया जाता है। तो 42 का बनना है डी। 42 ये रहा, और इसका बनना है डी। यहाँ पर तो लगातार 4 डी हो गई।
42 के बाद है 43। ठीक है, तो आपको 43 बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? आपको बताना कि इन चारों में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। चाय, कॉफ़ी, रबड़ या गेहूँ। तो जो रोपण फसल नहीं है वो है गेहूँ। गेहूँ क्या है? कोई रोपण फसल नहीं है। तो 43 का बनना है डी। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सी खरीफ की फसल है। चाय, धान, कपास या बी और सी दोनों। तो राइट ऑप्शन है चना। चना क्या है? खरीफ की फसल है। तो 44 का बनना है ए। और इसमें पूछा फिर जायद की फसल कौन सी इनमें से? तो जायद की फसल है तरबूज। 45 का कर देना है आपको बी। तो 46 है इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो ए ऑप्शन है धान की, बी दालें, सी मोटा अनाज, डी है कपास। तो इसमें आपको जाना कि इनमें से रबी की फसल कौन सी है। तो रबी की फसल कौन सी है? कपास की। तो इसमें बनना 46 का डी। 46 और ये इसका डी ऑप्शन। 47 है इनमें से कौन सी एक रेशेदार फसल है? तो आपको इसमें बताना कौन सी एक रेशेदार फसल है। तो जो रेशेदार फसल है इसमें है जौ की। तो 47 का बनना है आपको सी। 47 का सी। फिर 48 निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरण योग्य संसाधन नहीं है? तो आपको इसमें बताना है कि ऐसा इनमें से जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से ऐसा कौन सा संसाधन है जो नवीनीकरण योग्य नहीं है, मतलब कि जिसे हम दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते। वो कौन सा इनमें संसाधन है? तो ए है पवन ऊर्जा, बी है जल, सी है वन और है जीवाश्म ईंधन। तो इसका राइट ऑप्शन है डी जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन जैसे कि लकड़ी हुई, अगर आप लकड़ी को जला दोगे तो क्या आप उसे दोबारा प्राप्त कर सकोगे? नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। तो 48 का डी ऑप्शन। 49 है झरिया प्रसिद्ध है। झरिया जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहे के गैस के लिए, कोयले के लिए, तांबे के लिए या डाइऑक्साइड के लिए? तो जो प्रसिद्ध है वो है कोयले के लिए। झरिया जो है वो कोयले की खानों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो 49 का बनना हमें बी। 49 का बी बनना है। किसके लिए? झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए। ठीक है, तो 50 निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारित उद्योग है? इनमें आपको बताना कि ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से खनिज के आधारित पर कौन सा उद्योग है? तो ए है सीमेंट, बी है सूती वस्त्र, सी है चीनी, डी है जूट का सामान। तो खनिज क्या होते हैं? जो हमें ज़मीनों से प्राप्त हों। तो सूती वस्त्र हम खुद बनाते हैं, चीनी भी, जूट का सामान भी हम। लेकिन सीमेंट जो बनता है वो क्या बनता है? खनिज पर आधारित बनता है, खनिजों से ही बनता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका सीमेंट। तो 50 का बनना है हमें ए। तो यहाँ पर हमने अपने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। तो आपको भी अगर इस वीडियो में मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो 51 है मुंबई हाई प्रसिद्ध है। मुंबई हाई जो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ए है तेल शोधन कारखानों के लिए, गेटवे ऑफ इंडिया के लिए या फिल्म सिटी के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 51 का बनना है हमें डी। फिफ्टी टू है भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो आपको इसमें बताना है जो पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ पर स्थित है, यानी कि सबसे बड़ा विशाल केंद्र कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन है उत्तराखंड, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। तो इसका राइट ऑप्शन है तमिलनाडु में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र स्थित है। तो इसका 52 का राइट ऑप्शन है बी। ठीक है,
52 का था 53, निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो परंपरागत स्रोत क्या होते हैं, जो हम पहले से यूज़ करते आ रहे हैं। परंपरागत मतलब परंपरा के आधार पर चले आ रहे हैं, वो परंपरागत स्रोत। गैर परंपरागत स्रोत मतलब जो हमने अभी करने शुरू किए हैं। तो ए है कोयला, बी है पेट्रोलियम, सी है सौर ऊर्जा और डी है प्राकृतिक ऊर्जा। तो इसका राइट ऑप्शन है क्या, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का हम अभी उपयोग हम अभी शुरू करने लगे हैं। ठीक है, तो 53 का बनना है सी। तो उसके बाद है 54। तो 54 है झारखंड का कोडरमा अग्रणी उत्पादक है। यानी झारखंड में जो कोडरमा अग्रणी है वो किस चीज़ का उत्पादन करती है। तो अभ्रक का, लोहे के अयस्क का, तांबे का या सोने का। तो उनमें से आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा जो झारखंड में कोडरमा अग्रणी है वो अभ्रक का जो उत्पाद करती है। तो 54 का बनना है आपको ए। उसके बाद है 55, सर्वोत्तम किसका लोहे का है सबसे अच्छा जो लोहे का है उसे किसा माना जाता है। तो है सिडराइट का, हेमेटाइट का, मैग्नेटाइट का या लिमोनाइट का। तो इसका मैग्नेटाइट का जो अयस्क है वो लोहे का सबसे अच्छा अयस्क माना जाता है। तो इसका नाम है सी। 55 का बनना है सी। 56 है निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत का प्रमुख साधन है। तो इसमें आपको बताना है कि भारत का जो प्रमुख यातायात का साधन है जो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं वो कौन सा है। तो वायु परिवहन, सड़क परिवहन, पाइप लाइन, रेलवे परिवहन। क्या आप पाइपलाइन से यातायात करते हो, कहीं जाते हो, है ना। तो ज़्यादातर हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, सड़कों का। तो इसका राइट ऑप्शन सड़क परिवहन। तो 56 का आएगा बी। उसके बाद है 57, सीमा सड़क संगठन का गठन कब हुआ था। तो आप बताना सीमा सड़क संगठन का गठन किस सन में हुआ था। सन 1960 में, 1970, 1980, 1990 में। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है सन 1960 में क्या हुआ था, सीमा सड़क का संगठन का जो गठन हुआ था। 58 है भारत में प्रथम रेल चलाई गई थी। ठीक है, तो भारत में प्रथम रेल कब चलाई गई थी, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है सन 1853 में, सन 1857 में, सन 1863 में, सन 1872 में। पहले 57 का ए भर देते हैं। ठीक है, तो OMR सीट वहीं तक थे, 60 तक खाली पुलिस ने भर लेते हैं। तो भारत में पहली रेलगाड़ी कहाँ चलाई गई थी, तो मैं आपको बता दूँ ये चलाई गई थी आपकी मुंबई से थाने। मुंबई से थाने चलाई गई थी सन 1853 में। तो 58 का बनना है ये। $59 इनमें से कौन सा बंदरगाह देश के पूर्वोत्तर तट पर स्थित है। तो आपको समझाना कि भारत में ऐसा कौन सा तट है, बंदरगाह है, मतलब कि जहाँ पानी के जहाज रुकते हैं उसे बंदरगाह कहते हैं, देश में पूर्वी तट पर स्थित है। तो वो पूर्वी तट है विशाखापट्टनम। तो 59 का बनना है डी। तो यहाँ थोड़ी सी तेज चलेंगे। तो उसके बाद है 60, विदेश व्यापार किन के मध्य में होता। आपको बताना है विदेश में जो व्यापार होता है किस किस के मध्य होगा। तो ऑप्शन है दो देशों के, दो प्रदेशों के, दो नगरों के या दो गाँव के। तो सीधी सी बात है विदेश में कर रहे हैं तो दो देशों के मध्य होगा। तो राइट ऑप्शन होगा ए। तो 60 का ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो इस OMR सीट में ही था। तो अब डायरेक्ट निशान लगाएंगे हम। तो निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात भारत नहीं करता है। तो इसमें बताना है आपको कि भारत इन जो दी गई वस्तुओं में से इनमें से किसका भारत निर्यात नहीं करता, मतलब कि अपने देश से बाहर नहीं भेजता। तो सीधी सी बात है उर्वरक का। लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथों में होती है। अगर हम लोकतंत्र है, हमारे देश में लोकतंत्र चल रहा है, सीधी बात है सरकार कौन बनाती है, जनता बनाती है। तो आपको इसमें बताना है लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथों में होती है, कार्यपालिका में, विधायिका के हाथों में, जनता है सरकार के हाथों में। सीधी सी बात है जनता के हाथों में होती है लोकतंत्र में सत्ता। जनता चाहे तो सरकार को गिरा भी सकती है या जिता भी सकती है। तो फिर है 63, श्रीलंका ब्रिटेन से कब स्वतंत्र हुआ था।
1948 में, सन 1949 में, 1956 में या 1961 में? तो राइट ऑप्शन है इसका 1948 में श्रीलंका ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था। ठीक, और इसके बाद है 64, आधुनिक लोकतंत्र व्यवस्था में शासन की कितनी प्रणाली है? तो आपको इसमें बताना है कि अब जो लोकतंत्र है उसमें शासन की कितनी प्रणाली है? तो ए ऑप्शन 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो राइट ऑप्शन है बी 3। कौन कौन सी? न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, ये 3 क्या है इसके शासक के अंग है। फिर है 65, श्रीलंका में सिल को एकमात्र राज्य भाषा कब घोषित किया गया था? तो आपके ऑप्शन है 1950 में, 1960, 56 या 1955 में? तो राइट ऑप्शन है सी, सन 1956 में क्या किया गया था? श्रीलंका में सिल को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया गया था। तो वर्तमान समय में भारतीय संघ के कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो ये आपको पता होगा, तो ये क्वेश्चन आपके लिए खाली। ठीक है, तो आपको कमेंट कर बताना है कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 67 है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? तो ऑप्शन है मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या दिल्ली? तो इसका राइट ऑप्शन है दिल्ली। दिल्ली क्या है? केंद्र प्रशासित राज्य है, ना कि संघ राज्य। ठीक है, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? तो ये भी आपको कमेंट में बताना कि भारत में कितने संघीय राज्य हैं। ठीक है, तो ये दोनों 67 और 68 आपको क्या करना है? कमेंट में बताने। फिर उसके बाद 69 है, संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है। जो संघात्मक शासन प्रणाली होती है उसमें जो अधिकार बटे होते हैं वो किस किस के मध्य बटे होते हैं? केंद्र एवं सरकार के मध्य या केवल राज्य के पास होते हैं? व्यवस्था पालिका या कार्यपालिका के मध्य? इनमें से कोई नहीं। सीधी सी बात है, संघात्मक, संघ मतलब एक समूह, तो समूह किसका बनेगा? केंद्र का और राज्यों का। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, केंद्र एवं राज्य की जो संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकार जो बटे हुए हैं वो किस किस के मध्य? केंद्र और राज्यों के मध्य। इनमें से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है? तो विधानसभा में, पंचायत राज्य में, राज्यसभा में या लोकसभा में? तो इसमें बताना महिलाओं के लिए सीट किस में आरक्षित है, सुनिश्चित की गई है, तो इतनी सीट इनको मिलेंगी। तो उसका राइट ऑप्शन है पंचायती राज्य में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? तो आपको बताना है जो हमारा जो संविधान है उसकी 8वीं सूची में कितनी भाषाएं हैं? तो ए है 20, बी है 22, सी है 24, डी है 28। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, 22 भाषाएं क्या हैं हमारी भारत के संविधान के 8वीं सूची में रखी गई हैं। तो 72 है, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? ए है 1980 में, 1990 में, 1992 में या 2004 में? तो राइट ऑप्शन है 1992 में क्या हुआ था? पंचायती राज की स्थापना हुई थी। फिर 73 है, अमेरिका में नागरिक संरक्षण अधिकार आंदोलन शुरू किसने किया था? अमेरिका में नागरिक संरक्षण का जो अधिकार है आंदोलन था वो सबसे किसने शुरू किया था? तो ए है जॉन मिल्टन ने, बी है मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने, जॉर्ज बुश ने? तो राइट ऑप्शन है मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने इसकी शुरुआत की थी। 74 है, भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद होती है? भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? ए 5 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 10 वर्ष, डी है 20 वर्ष। तो इसका राइट ऑप्शन है कितनी जनगणना कितने वर्ष बाद होती है? तो 5 वर्ष बाद। 76 है, धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्मों का कोई स्थान नहीं है। धर्म सभी को समान समझना कोई नहीं। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है? कि जो धर्म है उनको समान रखा जाए, किसी धर्म की तुलना ना की जाए, सब एक समान रखे जाए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, सभी धर्मों को समान समझना। 76 है, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 2005 में, 2006 में, 2007 में या 2008 में? तो नेपाल में जो लोकतंत्र की स्थापना हुई थी 2008 में हुई थी। फिर है, ट्रेड यूनियन किंग किस प्रकार का समूह है? तो इसको बताना है ट्रेड यूनियन जो किस प्रकार का समूह है? सामाजिक, वर्ग विशेष, संस्थागत या अस्थायी? तो राइट ऑप्शन है वर्ग विशेष समूह है। लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से श्रेष्ठ है क्यों? लोकतंत्र जो और दूसरी जो व्यवस्थाएं उनसे सर्वश्रेष्ठ है क्यों? नागरिकों समानता को बढ़ाता है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है,
सी ये दोनों, डी या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है इसका सी ये दोनों। क्यों? नागरिकों को समानता से देखा जाता है और उनकी गरिमा को भी बढ़ाता है। लोकतंत्र में क्या होता है? ठीक है, लोकतंत्र व्यवस्था आधारित है किस पर? राजनीतिक समानता पर, योग्यता पर, या राजनीतिक विषमता पर? जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो राजनीतिक समानता पर आधारित है। ठीक है, समकालीन विश्व में शासन का एक प्रमुख रूप है। अब जो समकालीन विश्व है उसमें शासन किस प्रकार किया जाता है? लोकतंत्र का, लोगों का है, लोग अपने अनुसार राजा चुनते हैं, राजतंत्र यानी कि जो राजा का बेटा है वही राजा बनेगा, या तानाशाही यानी कोई भी अगर वो तो जीत ले तो वो राजा बन जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है लोकतंत्र, प्रजा अपना राजा खुद चुनती है। फिर लोकतंत्र की स्थापना की चुनौतियाँ हैं। लोकतंत्र की स्थापना अगर हम कर रहे हैं उसमें क्या चुनौतियाँ हैं? लोकतंत्र संस्थाओं के कामकाज को सुधार करना, भी है अलोकतांत्रिक शासन को उखाड़ना। सीधी सी बात है, अगर लोकतंत्र की स्थापना कब होगी? जब हम अलोकतांत्रिक शासन को उखाड़ देंगे। तो राइट ऑप्शन है बी। फिर है 83, औसत आय को कहते हैं। तो औसत आय क्या होती है? प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय आय, कोई नहीं। तो औसत आय हम कैसे निकालेंगे? किसी एक व्यक्ति की आय, ठीक है, वही क्या होगी? औसत आय होगी इस देश की। तो राइट ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय। इनमें से पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाजे से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? तो ऑप्शन दिया हुआ बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या पाकिस्तान। तो इसमें आपको बताना है कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं मानव विकास कर रहा है उसको देखते हुए भारत से कौन से देश बेहतर हैं? तो राइट है इसका श्रीलंका। 85 है, निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो इनमें आपको बताना है कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा आय प्रति व्यक्ति आय यानी, ठीक है, तो इसका राइट इसमें बताना निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो भारत के जो राज्य हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय या औसत आय किस राज्य की सबसे ज़्यादा है? तो ए हरियाणा, बी बिहार, उत्तर प्रदेश या मेघालय। तो राइट ऑप्शन है हरियाणा। हरियाणा की क्या है? सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय। विकास के मापदंड हेतु आय के अतिरिक्त अन्य कौन से मापदंड हैं? अगर आपको किसी देश की विकास के मामले में उसकी तुलना करनी है तो आप किस किस से कर सकते हो? एक तो आय से कर सकते हो और किस किस से कर सकते हो, उनमें ऑप्शन दिए आपको बताना है। उसकी साक्षरता दर देखकर, उसका स्वास्थ्य देखकर कि उसके देश के स्वास्थ्य रेट कितना है, प्रति व्यक्ति आय देखकर, या ये सभी। तो इसका राइट ऑप्शन है इन सभी को देखकर आप उस देश की तुलना किसी और देश से कर सकते हो। तो फिर है निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अथवा कार्य तृतीयक क्षेत्र का नहीं है? ठीक है, तो ए है बैंकिंग, संचार, बी है कृषि, संचार, परिवहन। तो तृतीयक क्षेत्र, प्रथम क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र क्या होते हैं? तो प्रथम क्षेत्र में जो आते हैं, जो कृषि, उद्योग इत्यादि जो नेचुरल कार्य करते हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं प्रथम। और दूसरे में आएंगे जो उनसे खरीदते हैं, लेन देन की बात करते हैं, ठीक है, वो आएंगे द्वितीय क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र में आते हैं जो आपको सुविधाएं प्रदान करते हैं, उन्हें लेकर द्वितीय क्षेत्र से लेकर उनसे आपको सुविधाएं प्राप्त करती हैं, वो तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो बैंकिंग एक सुविधा है, सेवा देती है, संचार भी एक सुविधा है, परिवहन भी एक सुविधा है, लेकिन कृषि क्या है? प्रथम क्षेत्र का है। फिर 88 है, उद्योग को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? उद्योग जो हैं उनको किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है, ठीक है, तो ये भी आपके लिए है, तो ये आपको कमेंट बताना। उसके बाद है 89, एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहाँ जाता है? तो ये बताना है आपको, जो प्रथम क्षेत्र के व्यक्ति हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? बहुत उत्पाद करते हैं, प्राकृतिक प्रक्रिया का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ किसके पास जाता है? तो आपको इसमें बताना है। तो वो आएगा ए, प्राथमिक क्षेत्र के पास, ठीक है। 98 है, निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन क्या है? अगर आप उत्पादन करना चाहोगे तो सबसे पहले क्या चाहिएगा आपको? मनी, पैसे चाहिए, तो सीधी सी बात है पूंजी। निम्न ने किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट लागू किया था? तो इसमें बताना है महात्मा गांधी ने ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट मतलब नियम
कब लागू किया था? 2008 में, 2010 में, 2005 या 2000 में? तो राइट ऑप्शन है 2000 में। 92 है, देशों की तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उदासीकरण, वैश्वीकरण, शहरीकरण या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट ऑप्शन है वैश्वीकरण क्या कहलाते हैं? किसी देश के एकीकरण की तीव्रता नापने के लिए। विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुई थी? तो ये है 1 जनवरी 1993 को, 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1990 को या कोई नहीं? तो राइट ऑप्शन है 1 जनवरी 1995 को। तो विश्व व्यापार की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को। और इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो हुई थी जिनेवा में। 95 है, वैश्वीकरण से सर्वाधिक लाभित हुए हैं, यानी जो वैश्वीकरण से ज़्यादा लाभ कौन प्राप्त करेगा? ग्रामीण मजदूर, शहरी शिक्षित व्यक्ति या धनी वर्ग के उपभोक्ता? ये सभी सीधी सी बात है। जब प्रक्रिया ज़्यादा बढ़ेगी तो धनी वर्ग के उपभोक्ता ज़्यादा बढ़ेंगे, तो सीधी सी बात है किससे लाभ होगा? धनी वर्ग से। भारत में उपभोक्ता संरक्षण नियम अधिनियम कब लागू किया था? भारत में उपभोक्ताओं के लिए एक संरक्षण नियम बनाया गया था, वो कब लागू किया गया था? 1982, 1984, 1985 और 1986। तो ये नियम था क्या? इसका नाम था कोपेरा। ठीक है, जो उपभोक्ता संरक्षण नियम लागू किया गया था उसका नाम था कोपेरा। तो 97 यहीं पे आ गया कोपेरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए स्थित क्या है? जिला मंच है, राज्य मंच है, राष्ट्रीय मंच है, ये सभी। तो इसका राइट ऑप्शन है ये सभी। उनके लिए जिला मंच भी है, वो जिला मंच पर जा सकते हैं, राज्य मंच पर जा सकते हैं या राष्ट्रीय मंच पर भी जा सकते हैं। तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर, 24 अक्टूबर, 24 नवंबर या 24 सितंबर? तो राइट ऑप्शन है 24 दिसंबर को। तो एक ऐसा संगठन जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के उदार बनाता हो? विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र संगठन? तो व्यापार को कौन बना सकता है? विश्व व्यापार संगठन ही बनाएगा ना। स्वास्थ्य को विश्व स्वास्थ्य संगठन बनाएगा। तो राइट ऑप्शन है बी। और लास्ट है हमारा 100, ग्रेट ब्रिटेन की अधिकांश जनसंख्या किस धर्म को मानने वाली है? ए है ईसाई, बी है हिंदू, सी है बौद्ध और डी है मुस्लिम? तो राइट ऑप्शन है इसका ईसाई। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिल से थैंक यू। तो ऐसे हमारी वीडियो बने रहिए। तो इससे अगली वीडियो बनाऊंगा मैं मैप पर। तो ये भी थोड़ी बहुत देर बाद रिलीज आएगी। मैं मैप पर एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि मैंने कुछ लिए हैं। महत्वपूर्ण मानचित्र प्रश्न क्लास 10 सामाजिक विज्ञान जो 100% आए, ये मैंने यहाँ पर लिख रखे। तो ये मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तो थैंक यू।